हम किसी भी डिवाइस को दो प्रकार के करंट से चला सकते हैं। एक तो उसमें बैटरी डाल के, और एक जो एसी मींस की सप्लाई होती है, स्विच वगैरह में हम ऐसे लगाते हैं जो बाहर से बिजली आपकी आ रही होती है उससे। और ऐसा भी पाया होगा आपने कि अगर हम बैटरी वाली चीज को एसी में लगा देंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी, या एसी वाली चीज बैटरी से चलाने का प्रयास करेंगे तो वो चलेगी नहीं। क्या अंतर होता है एसी करंट और डीसी करंट में? तो इतना आपको जानकारी है कि डीसी करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसमें अगर हम इसको पकड़ लें, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को पकड़ लें, तो हमें कोई भी चेंजेस महसूस नहीं होंगे, कोई झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को किसी भी कारण से, किसी एक वायर को भी अगर टच कर लेगा और हम अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, तो होगा क्या हमारे साथ कि एक या तो झटका महसूस होगा या फिर हम चिपके रह जाएं। ये मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि हम चिपके रह जाएंगे, या फिर हमें बहुत तेज से एक झटका महसूस होगा। तो एसी ऐसा क्यों करती है, तो उसको समझते हैं आज। आज का टॉपिक है अपना अल्टरनेटिंग करंट। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग समझते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। एक्चुअल में पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कोई भी एसी जनरेटर है, एक्चुअल जनरेटर का काम है टू मेक अ करंट। एक्चुअल में करंट बनता नहीं है। होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कॉइल को रख देते हैं तो उस कॉइल, या आर्मेचर बोला जाता है उस कॉइल को, और अगर वो कॉइल रोटेट कराई जाती है तो उसके रोटेशन से एक चेंज इन फ्लक्स आता है, और चेंज इन फ्लक्स एक ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। वही है जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस दौरान, उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये क्या होता है आपका? पीरियोडिक फंक्शन होता है जो एक टाइम इंटरवल के बाद एज इट इज अपने आप को रिपीट करता है। उसको समझाया कैसे था, अगर आपको वो समझना है तो आप अल्टरनेटिंग करंट का जो एसी जनरेटर का जो वीडियो है आप उसको जाइए, एक बार समझिए तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने 4 स्टेप आपको ऐसे करके बताए थे कि एक बार आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ है, उनके बीच का एंगल 0 है, फिर 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री है, और फिर फर्दर 270 है। ऐसे करके 4 स्टेप में कोई एक क्या चल रही होती है? अल्टरनेटिंग करंट की प्रोसेस चल रही होती है। और वहां जो ईएमएफ की वैल्यू निकल के आई थी, वो निकल के आई थी E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब ये ईएमएफ है। ईएमएफ को ही हम लोग पोटेंशियल के टर्म में V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो V नॉट है ये इसकी पीक वैल्यू है। बट जो आगे साइन का फंक्शन है इसके हिसाब से, अब साइन 0 पे ये 0 हो जाएगा, साइन 0 पे क्या हो जाएगा? 0। तो जब ये पूरा करंट चल रहा होगा उन दोनों, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो आर्मेचर के बीच में जो एंगल है वो जैसे जैसे बदलता रहता है, वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है? जो अपने पास वोल्टेज आता है उसकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। मतलब वो एक अल्टरनेटिंग फेज में चलती है, एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार नेगेटिव साइकिल। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? अल्टरनेटिंग करंट। यहां तक बात समझ में आई? इसका अगर ग्राफ बनाएंगे, कोई भी साइन का फंक्शन है उसका ग्राफ कैसे होगा कि साइन 0 पे 0, साइन 0 पे 0, फिर ऐसे करके 90, और फिर यहां 180, फिर बाद में फर्दर यहां आके कितनी 360 यहां फिर हो गई, यहां 0, यहां 90, 180, 270, और फर्दर यहां फिर से क्या 0। ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। तो ये जो ग्राफ शो हो रहा है इसको आप कह सकते हो कि ये है वी नॉट, ये है आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी। इतनी सी बात समझ में आई? अब जो अल्टरनेटिंग करंट है एक्चुअल में वो ऐसा है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो एक्चुअल में ऐसा है। सिमिलरली इसी की फेज में अगर हम आपको बताएं तो होता क्या है कि जो करंट होता है वो भी हो सकता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। निकालना बड़ा आसान है, अगर आप चाहो तो ओम्स लॉ आपको पता है, V इक्वल्स टू आई आर यहां लिखो, V इक्वल्स टू आई आर यहां लिखो, R से R कैंसिल करो, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। ये जो दोनों इक्वेशंस है ये हमें शो करती हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज को। ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज और ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। एक्चुअल में चाहे वोल्टेज दिया हो चाहे करंट दिया हो, आपको यह समझना है कि अल्टरनेटिंग करंट है। तो इस चैप्टर में हमें यही सब समझना है। पर होता क्या है समझना, एक बहुत अच्छी सी चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि डीसी में एक बार हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो गए, वहां एक फ्लो स्टार्ट हो गया और एक स्टेडी फ्लो आपको मिलेगा, और उतना वोल्टेज वो टिल चाहे जो टाइम ले लो आप, पूरे मतलब
चाहे जो टाइम आप ले लो, उस टाइम के लिए जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वो कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज जो लग रहा है वो चेंज नहीं होता। बट जब अल्टरनेटिंग की बात आती है, अल्टरनेटिंग मतलब चेंजिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग मतलब कैसा, जो लगातार चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है वो अलग आती है, वो कहीं ना कहीं एवरेज होती है उस करंट की। अब करंट निकालने, करंट का एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, और आप इसको, ये वैसे टॉपिक का मतलब जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको ये आना चाहिए, क्योंकि जब समझाना होगा आपको कहीं तो आप उसी तरीके से समझा सकते हो। मैं निकाल रहा हूं आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, उसी से ईएमएफ भी निकल आता है, चाहे आप ईएमएफ का निकाल लेना चाहे करंट का निकाल लेना। अब समझना, सिंस हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू है I नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी है, ये एक फंक्शन है, एक I इक्वल्स टू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, एवरेज क्यों निकालना है, क्योंकि 0 से शुरू होगा 90, 90 से फिर 1, मतलब 0 से 1, 1 से 0, फिर -1, फिर 0, ऐसे करके एक साइकिल चल रही है ना। तो आपको ये एक इंस्टेंट पे अगर करंट कभी निकालना है तो वो किस फेज में है पता नहीं चलेगा, तो हम उसके लिए क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। उसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज किसी भी फंक्शन का हो, कोई भी फंक्शन हो अगर, तो उसका एवरेज जो निकालने का ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका क्या है, वैसे नॉर्मल तरीका क्या है एवरेज निकालने का, जैसे मान लेते हैं कहीं ऐसे एक अंक दे रखे होते 2, 4, 6 ऐसे, तो सबको जोड़ लेते हैं हम लोग, और फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका डिवाइड करते हैं, तो वो क्या आ जाता है अपने पास, एक एवरेज निकल के आता है। बट अगर फंक्शन के फॉर्म में है कोई चीज, फंक्शन के फॉर्म में है, तो हम लोग करते क्या है, उसका एक तरीका है कि किसी भी फंक्शन का जो एवरेज होता है, तो उसको कहीं आप नोट डाउन करना, एवरेज ऑफ अ फंक्शन की बात करें, एवरेज ऑफ फंक्शन की बात करें, कोई फंक्शन है मान लेते हैं f(x) करके, कोई फंक्शन है f(x), अगर उसका हमें एवरेज निकालना है और ये x के रिस्पेक्ट में, तो ये ऐसे कहा जाता है, एक फंक्शन f(x), इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f(x) dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और प्लस ये टोटल कितना है, वो आपका निकल के आता है क्या, एवरेज। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर हमें करंट का एवरेज निकालना है, हमें किसका निकालना है, करंट का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू, I का एवरेज निकालने के लिए दो प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, गौर करना इधर, दो प्रकार से इसको डिनोट किया जा सकता है कि जैसे I का एवरेज निकालना है, तो एवरेज का या तो इसके ऊपर बार लगा दो तो भी ये क्या हुआ, एवरेज हो गया, या इसी को ऐसे ग्रेटर इस तरफ और इस तरफ ऐसे स्मॉलर का सिंबल ऐसे लगाया, ये भी आपको एवरेज को शो कर रहा है, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो और चाहे ऐसे लिखो IAVG, I का एवरेज कह लो, I का बार कह लो, या I ब्रैकेट दोनों तरफ से लगा दिया आपने, तो ये होता है आपका I का, या किसी भी फंक्शन का, ये I की जगह V हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका एवरेज ऐसे निकाला जाएगा। तो करेंगे क्या, इंटीग्रल ऑफ I dt, क्योंकि I फंक्शन किसका है, टाइम का, I किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है ना, तो टाइम का फंक्शन है, तो I के साथ क्या, dt अपॉन टोटल क्या, dt। अब अगर इनकी साइकिल 0 से t के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए इनका टाइम पीरियड क्या हो, मान लेते हैं 0 से शुरू हो और कहां तक जा रहा हो, टाइम पीरियड t तक जा रहा हो, तो यहां भी 0 से लेकर कहां तक, t तक जा रहा हो, कोई दिक्कत। अब हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो हमें पता चल जाएगा I एवरेज, क्या पता चल जाएगा, I का एवरेज क्या है, उसको निकालते हैं। अभी एक बहुत अच्छी सी चीज समझ में आएगी कि यार I एवरेज तो हमेशा 0 ही आएगा, तो उसको कैसे, तो ऐसा तो होता नहीं कि AC की वैल्यू हमेशा 0 रहे, तो वो कैसे आपको 0 से ज्यादा सही, कैसे एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकलती है, उसको जरा हम लोग समझेंगे, ध्यान देना। और क्यों ये 0 आया इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो I बार इज इक्वल्स टू, मैं बार के फॉर्म में लिख रहा हूं, I बार इज इक्वल्स टू, इसी को लिखूं मैं, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I इक्वल्स टू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा इंटू डी टी, और यहां क्या, dt इनकी लिमिट का 0 से लेके कहां तक, t तक, 0 से लेके कहां तक, t तक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किया कि I नॉट कांस्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन t आएगा, तो I नॉट अपॉन t मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और यहां साइन ओमेगा t रहेगा, यहां क्या रहेगा आपका, साइन ओमेगा t, और उसका क्या कर ले रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने का प्रयास इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान देना। तो I नॉट
सॉरी आई बार लगाया इज इक्वल्स टू आई बार के बाद, ध्यान देना, आई बार के बाद यहां लिखा आई नॉट अपॉन टी, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू क्या, डी टी। अब साइन ओमेगा टी जो है उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और साथ में ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा अपॉन ओमेगा। ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, अपॉन में ओमेगा, क्योंकि जो भी चीज होती है वो अपॉन में आ जाती है। तो उसी को क्या लिखेंगे, आई नॉट, सॉरी आई बार इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन टी, और इधर बचेगा आपका ध्यान देना, इधर बचेगा आपका माइनस बाहर कर लो, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट कहां से कहां, 0 से टी तक, लिमिट कहां से कहां, 0 से टी तक। अब क्या किया, अगर आप इन वैल्यूज को रखो तो एक बार बनेगा ये कॉस ओमेगा, और जहां टी है वहां कैपिटल टी, और माइनस कॉस 0, क्या बनेगा, माइनस कॉस 0। इधर गौर करना, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू आई बार इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन टी, माइनस यहां रहा, और ये आपका बना कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। बना या नहीं बना, सिंपल सी बात। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि ओमेगा टी में जब 0 रखा गया होगा इस टी की जगह, तो ये एंगल क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। गौर करना इधर, अगर मैं सिर्फ इतने से फंक्शन की बात करूं, ये कॉस ओमेगा टी है, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू हमें पता है होता है 2 पाई न्यू, या होता है 2 पाई अपॉन टी। अगर टी को इधर ले आओ तो ओमेगा टी जो है वो बराबर होता है 2 पाई के, किसके बराबर होता है, 2 पाई। तो अगर इस ओमेगा टी की जगह मैं 2 पाई रखूं, कोई दिक्कत, तो आप कहोगे ये बनेगा आई बार इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2, निगेटिव साइन भी रहेगा साथ में, और इधर बनेगा कॉस 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। इन दोनों की अगर वैल्यूज की बात करें तो 2 पाई पे भी वैल्यू क्या है, ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, 1 माइनस 1, ये टर्म कितना 0, तो ये पूरा टर्म कितना 0, मतलब आई एवरेज जो आया वो आ गया 0। आई एवरेज क्या आ गया, 0। अब फिर से वही समस्या आ गई कि हम तो निकाल रहे थे एवरेज, और एवरेज ऑफ करंट क्या आ गया, 0। अब एवरेज ऑफ करंट 0 क्यों आया, अगर हम उस पर बात करें तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि 1 कंप्लीट साइकिल के लिए हम जहां से चले वहीं लौट के फिर से आ गए, तो इस जिस पोजीशन पे थे आप उसी पे आ गए एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपका एवरेज क्या होगा, 0 होगा। भाई जहां से चले वहीं हो तो आपका एवरेज क्या है, 0 है। तो उससे बचने के लिए फिर क्या निकलवाया गया, इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी निकल के आई, जिससे एसी की हमें इफेक्टिव वैल्यू पता चली। ये इफेक्टिव वैल्यू देखा जाए तो वैसे तो 0 हो गई, जबकि 0 होना संभव नहीं है, तो फिर निकाली गई इसके बाद। ये आपकी नॉर्मल जो समझ में आया। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लो, यही गौर कर ध्यान रख लो कि यहां एक्चुअल में साइन ओमेगा टी का हमने क्या किया था, वो एवरेज निकाला था। किसका एवरेज निकाला था, साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये तो चीज फिक्स थी। साइन ओमेगा टी का जो एवरेज है वो 0 आया, या कह सकते हो कि साइन थीटा मतलब एवरेज ऑफ, अगर साइन थीटा कहीं भी लिखा हुआ है तो वो आप क्या बता दोगे, वो 0 है। ऐसे ही एवरेज ऑफ कॉस थीटा अगर कहीं लिखा है तो आप क्या बता दोगे, 0 है। आप निकाल के देखोगे तो कॉस थीटा का भी एवरेज क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। हाफ साइकिल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि हाफ साइकिल में भी देखना कहां हुआ, यहां से यहां पोजीशन, फिर से ये क्या होगा, 0 होगा ना, तो हाफ साइकिल के लिए भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। इतना आप दिमाग में रख लेना। अब हम लोग निकालते हैं जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी होती है उसको। ये होती है इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर कभी कभी पूछी गई है, पुराने उसमें सिलेबस में हुआ करती थी और पूछी भी जाती है। इसी को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी यही होती है आपकी इफेक्टिव वैल्यू, यही आपकी क्या होती है, इफेक्टिव वैल्यू। तो इस इफेक्टिव वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं। आरएमएस का पहले फुल फॉर्म याद कर लो, वो होता है आपका रूट, फिर मीन, फिर स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ एसी, स्क्वायर्ड वैल्यू
ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब करंट का लिखा है तो वोल्टेज का भी हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हम लोग चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, पर हम करंट का आपको निकाल के दिखा रहे हैं। आपकी इच्छा करे तो वोल्टेज के लिए आप निकालना, वोल्टेज के लिए डायरेक्टली लिख लिया जाएगा, करंट को हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ? अब गौर करना, बोला गया आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। सिंस हमें पता है, सिंस जो आपका करंट है वो आपका होता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है। मैं अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी सी और डिफिकल्टी बढ़ा दूं, क्योंकि आगे आप जब हायर स्टडीज करोगे तो उसमें हो सकता है इस करंट की वैल्यू +5 के साथ भी दे रखी हो। जो एलसीआर सर्किट आएगा आगे इसी चैप्टर में, तो वहां करंट की वैल्यू +5 के साथ निकलेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं आपको कि इसमें ओमेगा टी +5 लिख दे रहा हूं। इसको क्या लिख दे रहा हूं? ओमेगा टी +5। आप अगर चाहो तो सिर्फ ओमेगा टी के लिए करोगे तो फिर जैसे पुराना किया वैसा ही सिस्टम फिर से आएगा, बट मैं 5 इसलिए कर दे रहा हूं कि अगर सबसे डिफिकल्ट तरीका होगा वो ये होगा, तो मैं आपको सबसे डिफिकल्ट वाला बता दे रहा हूं, आसान वाला आप निकाल लेना। गौर करना, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, फिर लिखा गया है कि इसका निकालना क्या है आपको, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ एसी। तो उल्टा चलो, आप पहले क्या करो, करंट का स्क्वायर करो। करंट का क्या करना है आपको? स्क्वायर किया। तो करंट का क्या किया? स्क्वायर किया। स्क्वायर के बाद इसका मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज के बाद इसका क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है। ये होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, जिसको कहा जाता है IRMS। सिंपल सा क्या रख लो, इसको बोला जाता है IRMS। होती क्या है? रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ एसी या करंट। क्लियर हुआ? लिखना समझ में आया? अब करना क्या है, यही सेम प्रोसीजर यहां दोहराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले देखना, ध्यान देना, इसका हमें क्या निकालना है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी निकालनी। तो रूट हम बाद में निकाल लेंगे, रूट हम क्या करेंगे? बाद में निकाल लेंगे। अभी हाल फिलहाल क्या करते हैं कि अगर हम इसको लिखें ऐसे, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी +5, ओमेगा टी +5, इनका क्या निकालना है? अब इनका मीन निकालना है। मीन के लिए ये वाला सिंबल लगा दूं मैं, मीन के लिए ये वाला सिंबल लगा दिया, और इनकी पावर 1/2 होगी, तो ऐसे ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस चीज से? ये सेम यही चीज लिखी, जो ये चीज है वही ये चीज लिखी हुई। अब फर्दर हम किसको सॉल्व करेंगे? पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये रूट बाद में लगा लेंगे। तो सिंपल, मैं पहले इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, मतलब मैं किस वैल्यू को सॉल्व करूंगा? हमें निकालना है एवरेज ऑफ, सिंपल अभी मैं निकाल रहा हूं एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर निकाल रहा हूं। उसको देखना, आप गौर करना, उसको निकालने के लिए क्या करो, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने में क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने में ये आई नॉट कांस्टेंट होगा, तो आई नॉट का स्क्वायर क्या कर लिया हमने? बाहर कर लिया। आई नॉट का स्क्वायर क्या कर लिया? बाहर कर लिया। अंदर जो बचा वो बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी +5, ओमेगा टी +5, और अपॉन में जो बचा वो क्या बचा आपका? 5, और यहां साथ में क्या? dt, साथ में क्या? dt, और नीचे क्या बचा आपका? dt। इनकी जो लिमिट लिखी थी पिछली बार वैसे ही अभी लिख लो, 0 से t और 0 से t, ये लिमिट्स आप लिख लो। यहां तक समझ में आया? अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, t आएगा तो यहां एक डायरेक्टली मैं t कैपिटल T यहां लिख ले रहा हूं, क्योंकि t -0 होगा, यहां t आएगा डायरेक्टली। क्लियर हुआ यहां तक? अब क्या है, इसको सॉल्व करना है। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो डायरेक्टली आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। गौर करना, इधर क्या किया, सिंस हमें सॉल्व करना है किसको? इंटीग्रल ऑफ, हम डायरेक्टली पहले इसको निकाल रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी +5 को हमें इंटीग्रेट करना है। बाकी जो चीजें हैं उनको अगर हम आगे लिखें, अगर उनको हम आगे लिखें तो हमें मालूम है, इसको हटा दें, उनको हम आगे लिखें तो वो क्या होंगी आपकी? आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन, सॉरी 2 नहीं, टी, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, यहां तक, यहां गौर कर लेना, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन ये क्या? टी, और इसकी लिमिट 0 से टी, ऐसा ही तो है, ये आप निकाल रहे हो क्या? आई स्क्वायर का बार निकाल रहे हो। गौर करना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो एक्चुअली होती है आपकी कि जो साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में ऐसे होती है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम उसी से इसको निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा को जब निकालोगे
तो ये हो जाएगा एक्चुअल में ये आता है आपका आंसर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। क्या आता है आपका? कॉस 2 थीटा अपॉन 2। 1 ये इधर आएगा, 1 माइनस कॉस, ये माइनस वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। तो इसी को उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा, गौर करना, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और अंदर बनेगा ये इंटीग्रेशन 0 से t तो हुआ ही हुआ। यहां जो बनेगा, ध्यान गौर करना, यहां मैं ऐसे लिखूं इसको कि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, और फर्दर अपॉन में क्या 2, और इसको बंद करो पूरे ब्रैकेट को, और इसके साथ में क्या dt। यहां तक बात समझ में आई? इसको आप इग्नोर कर लेना, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ये आइडेंटिटी तो आपको समझ में आ गई ना, ये ऐसे, ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आई। अब क्या किया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ये, एक काम करो, इस dt का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 2 ऐसे बाहर कर लेते हैं, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये dt का भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ना, ओपन करते हैं इसको, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, और ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 को बाहर करो, यहां बचेगा सिर्फ क्या dt, लिमिट कहां से कहां 0 से t, और माइनस दूसरा टर्म बचेगा 1 अपॉन 2, तो इसमें भी बचेगा भाई, 2 का डिवाइड है तो 1 अपॉन 2 इसमें भी बचेगा आपका, ये पूरा होल मल्टीप्लाई यहां है, और यहां इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5, और साथ में क्या dt, और लिमिट कहां से कहां 0 से लेके t तक। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से वीडियो को वापस करना और देखना, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। फिर क्या करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करो, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। तो अगर आप गौर करो तो ये 1/2 पूरा भी बाहर कर सकते हैं, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पहला फंक्शन जो बचेगा वो बचेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, और इसका जो इंटीग्रेशन होके आया होगा ये आया होगा आपका टी, ये क्या आया होगा आपका टी, माइनस फिर से यही पूरा फिर से लिखें, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टी। यहां तक बात समझ में आई? अब हमें इंटीग्रेशन करना है cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 का। cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा sin ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो बनेगा वो बनेगा sin 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा। जनरली वैसे तो आपको ये याद रख लेना चाहिए कि ये साइन का फंक्शन, ये कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है, और हमने आपको शुरुआत में बताया कि कॉस ओमेगा टी होगा या कॉस थीटा जो भी होगा, कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक एवरेज क्या आएगा हमेशा 0 से t के लिए वो 0 ही आएगा। पर इसको फिर भी हम फर्दर सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं एकदम क्लियर, 0 से लेके कहां तक t तक, कहीं हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं पहले वाला। अब गौर करना, अब क्या करोगे आप, इस t की वैल्यू रखोगे, गौर करना इस चीज को, ये तो अलग चीज बन गई, ये अलग बन गया। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा ये cos 2 ओमेगा कैपिटल T प्लस 5, और इधर ये 2 ओमेगा भी बाहर कर लो, 2 ओमेगा की जगह ये 4 ओमेगा हो जाएगा। तो इसको अगले पेज पे लिखते हैं, इसको अगले पेज पे पूरा लिखते हैं, गौर करना। ये यहां तक बन चुका है कि आई स्क्वायर का जो बार है वो आ गया है आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन t से t कट गया होगा कि नहीं, ये t से t कट गया होगा, ये यहां तक 2 बचा होगा, और माइनस हुआ होगा आपका क्या आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, और फर्दर इस चीज को अगर हम गौर करें तो साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन 2 ओमेगा है ना, तो यहां से 2 ओमेगा और बाहर कर लिया, 2 ओमेगा जो नीचे वाला है उसको बाहर कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो जैसे ही t रखोगे इस जगह तो ये बनेगा 2 ओमेगा टी प्लस 5, क्या बनेगा 2 के साथ 2 ओमेगा टी प्लस 5। तो देखना इसको लिखेंगे साइन 2 बाहर करेंगे 2 ओमेगा टी कैपिटल टी ओमेगा टी प्लस 5, और ये तो एक तरफ की रख गई। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी की जगह यहां क्या आएगा 0 आएगा, ये 2 5 बचेगा, साइन
2 तो यहां क्या बनेगा माइनस साइन 2 कोई दिक्कत इस बात से? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब क्या करोगे आप, ओमेगा टी को फर्दर वही 2 के टर्म में लिखोगे तो यहां 4 बनेगा। बनेगा क्या 4 तो ये फर्दर क्या है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा टी, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लिया। इधर गौर करना, ये बनेगा साइन 4 क्योंकि ओमेगा टी किसके बराबर 2 के बराबर, पिछला करके दिखाया वीडियो में आपको पता होगा, प्लस 4 प्लस कितना 5 माइनस, और यहां 2 सॉरी अंदर जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 होगा, ये क्या 2 माइनस साइन 2। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये 4 मतलब कितना, 2 बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 5 आगे है तो यहां 2 और यहां भी वही वैल्यू 2 की, तो साइन 2 और 2 ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगी 0 के बराबर हो जाएंगी। तो ये पीछे का पूरा टर्म, ये पीछे का पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो जो वैल्यू बचेगी आई स्क्वायर बार की, वो बचेगी आपकी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें निकालना क्या था आरएमएस वैल्यू, सो आई आर एम एस की वैल्यू बात करें, आई आर एम एस, तो अब इसका क्या रूट और निकालेंगे, अब इसका क्या निकालेंगे रूट निकालेंगे, क्योंकि आई आर एम एस होता क्या है रूट फिर मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। तो अभी तक ये आई स्क्वायर पता है, ये वाला देखो गौर करो, ये पता है, इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये आई नॉट बचेगा अकेला और यहां बचेगा रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉट अपॉन रूट 2। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई, आई आर एम एस इक्वल्स टू आया आई नॉट अपॉन रूट 2। इसी को फर्दर ऐसे यहां अलग लिखते हैं, तो आई आर एम एस वैल्यू बराबर याद कर लोगे आई नॉट अपॉन रूट 2। और सिमिलरली अगर आपको बताना हो तो आप बता दोगे कि वी आर एम एस जो होता है, सिमिलरली वी आर एम एस इक्वल्स टू होता है वी नॉट अपॉन रूट 2, वी नॉट अपॉन रूट 2। अब कोई भी वैल्यू है 1 अपॉन 1.41 अगर आप करोगे, सिंस 1 अपॉन 1.41 करोगे आप, तो ये आता है 0.707। ये कितना आता है 707। तो और बुक्स में ऐसे लिखा होता है कि IRMS जो होती है वो होती है आपकी 0.0707 आई नॉट के बराबर। ऐसे ही VRMS की बात करी जाए तो ये होती है आपकी 0.707 इंटू वी नॉट के बराबर होती है। तो ये आपको वैल्यूज को याद रख लेना चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करा दूं आपको कि IRMS और VRMS के क्वेश्चन क्या करा दूं, आपके नॉलेज के लिए ही होगा कि जैसे अपने घर में क्वेश्चन ऐसे है, आप खुद निकाल के कमेंट करना। ये सभी लोग जो लोग यहाँ इस वीडियो तक देखते देखते आ ही गए, वैसे तो आप लोग देखते नहीं उतना, पर अगर आप यहां तक आ गए तो मुझे इसका आंसर जरूर बताना। जैसे कि अपने घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की आती है, अपने घर में जो सप्लाई आती है वो कितनी आती है 220 वोल्ट की। ये हम यूज कर पाते हैं, ये होती है अपनी VRMS वैल्यू। ये आपकी अपनी क्या होती है VRMS वैल्यू। तो क्या आप मुझे पीक वैल्यू बता सकते हो? पीक वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, V नॉट बोलते हैं। तो क्या मुझे आप V नॉट फाइंड करके बता सकते हो? सिंपल सा काम होगा, फॉर्मूला आपका यूज होगा V इक्वल्स टू V नॉट अपॉन रूट 2। तो ये जो V लिखा है एक्चुअल में ये VRMS वैल्यू ही होती है। ये क्या होती है आपकी VRMS वैल्यू, जिसको हम यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे रूट 2 का, फिर जो वैल्यू आएगी उसका आंसर आप पॉज कर लोगे तो आंसर मैं बता दूं लगभग आएगा आपका 311.2 वोल्ट। आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सा कुछ नहीं सॉल्व करने में, 220 इंटू रूट 2 करना है आपको और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी VRMS वैल्यू, जो हमारे घरों में यूज होती है, जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। अब जैसे एक वो गाना है लगे 440 वोल्ट वाला, तो मुझे ये बताओ कि अगर 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, अगर आपको आंसर कमेंट करना है आपको ये बात, अगर 440 वोल्ट का झटका लग रहा है, मींस अगर ये VRMS वैल्यू है, अगर ये आपकी VRMS वैल्यू है, तो V नॉट क्या होगा कमेंट करना सभी लोग। अगर कमेंट कर दिया तो अच्छी बात है। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जहां ना समझ में आए वहां पूछो और चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।